नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए के साथ चले जाने के बाद बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे घटनाक्रम ताजा हो रहे हैं। नई सरकार बिहार में शपथ ले चुकी है और उसके बाद वहां का घटनाक्रम यह है कि आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव को नौकरियों के बदले जमीन लिखवाने के 2004 से 2009 जब वो रेल मंत्री थे उस वक्त के मामले में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कई घंटे उनसे पूछताछ के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लालू प्रसाद यादव को ईडी ने फारिग नहीं किया है। हालांकि उनके परिवार के लोग, उनकी पुत्री राज्यसभा की सांसद मीसा भारती या अन्य जो हैं वो कह रहे हैं कि लालू कहीं भाग नहीं जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको दोबारा बुलाया जा सकता है। एक तरफ ये दृश्य है, आरजेडी के लोग तमाम पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश में ईडी ने दिल्ली, झारखंड तमाम जगह छापेमारी की, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी की नजर में लापता हैं। ईडी से हेमंत सोरेन क्यों भाग रहे हैं? लालू जहां एक तरफ ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं, वहीं हेमंत सोरेन ईडी से बचकर भाग रहे हैं, ऐसा ईडी के सूत्रों का कहना है। तो क्या सवाल यह है कि क्या ईडी के एक्शन से विपक्ष में टेंशन है? क्या पूरा इंडिया ही ईडी के रडार पर है? ये दो बड़े सवाल हैं। ममता बनर्जी ने भले ही अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो गठबंधन से अलग नहीं हुई हैं। आज उन्होंने बयान दिया कि ईडी और सीबीआई लोगों को डरा धमका रही है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सभा में यह ऐलान कर दिया कि यह चुनाव आखिरी है, इसके बाद आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की बातें कर दी। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के डर से जो नेता भाग गए हैं गठबंधन को छोड़कर, ऐसे कमजोर और कुचले हुए ईमान के लोग इंडिया गठबंधन को नहीं चाहिए। एक तरीके से नई महाभारत हो रही है राजनीतिक दलों के बीच। भारतीय जनता पार्टी जहां 400 पार का नारा दे चुकी है, वहीं इंडिया वाले गठबंधन में अलग अलग तरीके के घटनाक्रम और ईडी का एक्शन, इसकी टाइमिंग को लेकर आरजेडी के नेता मीसा भारती ने सवाल उठाया कि इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। 2017 में भी जो चुनाव के वक्त लालू परिवार, राबड़ी परिवार से पूछताछ हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव और इनको नोटिस दिया गया था। और अब जब लोकसभा चुनाव है और नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो चुके हैं, उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव के परिवार से ईडी पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचारियों, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, क्या उनसे पूछताछ के लिए कोई टाइम अलग से निर्धारित किया जाए, या ईडी को टाइम देखना चाहिए था? क्या कोई उसको जोशी से एक मुहूर्त निकलवाना चाहिए था, या फिर वास्तव में इस टाइमिंग के पीछे कोई खेल है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत गलत किया और इससे इंडिया का नुकसान नहीं होगा, एनडीए का नुकसान होगा। जयराम रमेश जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मीडिया हेड हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई गिरगिट भी शर्म खाए नीतीश कुमार के आगे, तो गिरगिट भी शर्मा जा रहा है, इतनी तेजी से वो रंग बदलते हैं। अब जो कल तक जिनको पलक पावड़े पर इंडिया के लोग बैठाए थे, यही जयराम रमेश जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाएंगे, वो आज उन्हें गिरगिट बता रहे हैं। बहुत सारा घटनाक्रम बदल चुका है, लेकिन मूल तत्व यह है कि क्या वास्तव में
ये जो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है, जमीन घोटाले में उन्हें समन दिया गया है, केजरीवाल को समन दिया जा चुका है 4-5 बार। इसी तरीके से हेमंत सोरेन को भी ईडी ने घेर रखा है, शिकंजा कस रखा है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या जिस तरीके से बिहार में खेला हुआ, क्या झारखंड में भी खेला होने वाला है? क्या वहां भी हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है? क्या यह भी बड़ा सवाल है। खबर आ रही है कि जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस के तमाम विधायक जेडीयू के संपर्क में है, उसी तरीके से झारखंड में भी कांग्रेस के विधायक बीजेपी के समर्थन में हैं और वहां भी सरकार बदल सकती है। तो वास्तव में क्या वहां भी कोई ऑपरेशन चल रहा है? विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि वहां ऑपरेशन लोटस चल रहा है। बिहार के बाद क्या झारखंड की बारी है? क्योंकि जो तैयारी है वो 400 पार की है। बिहार में राजनीतिक बदलाव और उठापटक के बीच लालू यादव पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। रविवार को नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ सरकार बना ली, तो दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो हार मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि बहुमत उनके पास है। वहीं लालू यादव से आज ईडी जमीन घोटाले मामले में पूछताछ कर चुकी है। तेजस्वी यादव से भी होगी पूछताछ। तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और 5 जनवरी को समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। कल 30 जनवरी को तेजस्वी यादव को एक बार फिर से पेश होने के लिए ईडी ने समन जारी किया है और पूछताछ भी करेगी। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही भतीजे चाचा से अलग हुए तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या है नौकरी के बदले जमीन घोटाला का मामला? 2004 से 2009 के बीच ये पूरा मामला है। उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रेल मंत्री थे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने में बड़ा घोटाला किया गया था। कम दाम पर महंगी जमीन ली गई थी। इसी मामले में ईडी उनसे और उनके पूरे परिवार से पूछताछ कर रही है। हेमंत सोरेन का क्या होगा? जमीन घोटाले मामले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जांच एजेंसी आज उनसे पूछताछ के लिए उनके दिल्ली आवास पहुंची थी, हालांकि वो यहां नहीं मिले। एजेंसी यहां पर जरूरी कागजात खंगाल चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि बीते दिन हुई पूछताछ खत्म नहीं हुई थी, जिसके लिए ईडी ने नया समन उनके नाम जारी किया था। ईडी ने अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सीट बंटवारे में उलझा इंडिया। अगर हम बात करें 2024 के आम चुनावों की, तो उससे पहले इंडिया गठबंधन अलग थलग नजर आ रहा है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पंजाब में सीटों को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी डबल गेम खेलती हुई नजर आ रही है। विधानसभा में कांग्रेस से किनारा करती हुई दिख रही है, तो वहीं लोकसभा में एक साथ जाने की बात कह रही है। यूपी में नया फेरबदल। इसके साथ ही यूपी में नया फेरबदल देखने को मिला है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा में बात बनती हुई दिखाई दे रही है। सपा ने 11 सीटें कांग्रेस के खाते में देने का ऐलान कर दिया है। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष की तरफ से पीएम का चेहरा कहे जाने वाले नीतीश कुमार के अलग होने के बाद गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ईडी का एक्शन, विपक्ष में टेंशन। आज मंथन का जो मुखड़ा है, यह मुद्दा मुख्य है, जो विषय है वो यही है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सारी बातें कह दी। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उनको जरा सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है इस चर्चा से पहले। एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। खड़गे इसके आगे कहते हैं कि जैसे रूस में हो गया है कि पुतिन साहब भी सब कुछ उस तरह हो जाएगा, ये आखिरी चुनाव हो। अब एक तरीके से खड़गे की इस जो भाषण से ये लगता है कि इंडिया वाला गठबंधन के बजाय कांग्रेस पार्टी अकेले ही जनता के बीच अपना एजेंडा लेकर कूद गई है और वो मोदी विरोध, भाजपा का विरोध कुछ इस अंदाज में कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे इतने डरपोक लोगों से लोकतंत्र नहीं बचेगा। याद कीजिए कुछ दिन पहले ये सब इकट्ठा हुए तो कहा था लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। और अब जब नीतीश कुमार, ममता बनर्जी के नारा कर चुकी हैं और हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा वो भागे फिर रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को लगने लगा है कि अब एक दो लोग शायद और भी साथ छोड़ दें या इस गठबंधन का स्वरूप ही कुछ बदल जाए। इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष निकल पड़े हैं 25 तारीख से 15 फरवरी तक अपनी जनसभाओं को लेकर। और मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है उनके इस बात से कि वो यही जनता के बीच इस पूरे मसले को ले गए हैं कि ये आखिरी चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि आखिरी चुनाव है, लोकतंत्र खतरे में है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। हरकेश बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, आभार आपका हरकेश जी। किशुन दास भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मोहन कर्मकार साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू भी हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के मामलों को खास तौर पर राजू जी बहुत अच्छी तरीके से समझते बूझते हैं। आज चर्चा की शुरुआत हरकेश बहादुर जी से मैं करना चाहता हूं। हरकेश जी, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से एक बार लगा था कि इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा, लेकिन भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने जिस आक्रामक अंदाज में अपनी राजनीति का आगाज किया है, उससे तो ये लग रहा है कि गठबंधन नाम की कोई चीज है, ये भी अब मुझे लगता है कि बहुत इतिहास की बात हो जाएगी। जैसे ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी, लालू पर ईडी का शिकंजा, हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा, केजरीवाल को पहले से सम्मन, बहुत सारे घटनाक्रम नजर आ रहे हैं। खड़गे साहब ने अभी कहा कि जो डरपोक लोग या डरपोक विपक्ष के जो दल हैं या डरपोक राजनीतिक जो दल हैं, नेता हैं, उनसे संविधान और लोकतंत्र नहीं बचने वाला है। हरकेश जी, देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता को ही सारे फैसले लेना है। लेकिन अगर जनता विभाजनकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण अलग अलग खेमों में बंट जाए और उसके कारण व्यवस्था चलाने वाले लोग अगर किसी तरीके से शक्तिशाली होकर के विरोधियों का दमन करने लगें, तो ये बात तो बहुत साफ हो जाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जबकि कुछ लोग लोकतांत्रिक तरीके से ही सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया।
और तानाशाही का एक तरह से उद्भव हुआ, और उसका जो परिणाम हुआ इतिहास पूरा भरा पड़ा है कि क्या क्या हुआ। जो बीजेपी ने रास्ता अपनाया हुआ है, हम ये नहीं कहते कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए, लेकिन आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते समय कुछ न्याय और नैतिकता के जो सिद्धांत हैं उन पर भी तो ध्यान दीजिए। विपक्ष के ज्यादातर नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा, ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स, और कभी एनआईए का इस्तेमाल होगा। तरह तरह की जितनी एजेंसीज हैं सबको जगह जगह लगाया जा रहा है, जिसके जरिए जो कंट्रोल में आ जाए या जिससे पार्टी बदलवाई जा सके, एमएलए तोड़े जा सकें, किसी को डरा करके अपने पाले में लिया जा सके, ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं पिछले कई सालों से। लोग इसको देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग देख नहीं रहे हैं। ये अलग बात है कि एक वर्ग ऐसा है जो कि सारी चीजों से आंख मूंद करके ब्लाइंडली इस तरह का काम करने वालों का समर्थन भी कर रहा है। अब जो चीज हमने देखी, मान लीजिए ईडी सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ, लेकिन वही नेता अगर अपोजिशन में जो हैं वो आपकी पार्टी में आ जा रहे हैं तो तुरंत आप कार्रवाई बंद कर दे रहे हैं। तो इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ अगर ये काम किया जा रहा है, उसके बाद जनता देख रही है और जनता का एक वर्ग किसी और कारण से आपको समर्थन दे रहा है, तो क्या ये लोकतंत्र के जो एक्सेप्टेड या एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, क्या उसके अनुरूप ये सब आचरण हो रहा है? अब ये एक बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन भी कई बार दिखाई देती है कि ऐसी परिस्थिति में डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी जी। क्योंकि ये सब जो हमने आपसे एक बात कहा, खड़गे साहब के भाषण के बारे में आपने कहा, उन्होंने कहा, ऐसे बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, तमाम पार्टियों के नेता, ये डेमोक्रेसी पर एक खतरा तो है। क्योंकि अब जैसे नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया, नीतीश कुमार ही थे जो ममता बनर्जी के पास गए, उड़ीसा में नवीन पटनायक के पास गए, दिल्ली में केजरीवाल के पास आए, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी से मिले, और दूसरे राहुल गांधी से मिले, बहुत सारे लोगों से मिले, और इसके अलावा स्टालिन से मिलने के लिए तमिलनाडु में गए। ये सब करके इंडिया गठबंधन बनाने का काम तो शुरू उन्होंने ही किया, नामकरण भले बाद में हुआ हो, लेकिन ये काम करने की जो शुरुआत किया वो तो नीतीश कुमार ने किया। और सडनली क्या हो गया बिल्कुल कि एक दूसरी बात कह करके और तुरंत इसको छोड़कर किनारे हो जाना, और सबको एक तरह से एक असमंजस में, एक आश्चर्यजनक स्थिति में डाल देना। किसी के समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो नीतीश ने जो काम किया है ये तो खैर बहुत ही गलत काम किया है, और ऐसे लोगों के ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास और भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश की राजनीति में इस तरह के तत्व भारी संख्या में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि राजनीति का जो बुनियादी चरित्र था लोकतांत्रिक राजनीति का, वो आप देखेंगे कि सन 1947 के बाद हर दशक में उसका अवमूल्यन हुआ है, उसका पतन हुआ है और नीचे गिरा है, डिजेनरेट किया है, और करते करते वो आज इस लेवल पर आकर के खड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र पर खतरा तो दिखाई देता है, साफ खतरा दिखाई देता है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल बहुत पहले से है। बीजेपी, आरएसएस और इन लोगों का जो संगठन है, ये लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते भी हैं कि नहीं? क्या ये लोग उसी तरीके को तो अपनाने वाले नहीं? हरकेश जी, खड़गे साहब ने मुझे लगता है पहली बार इस तरह कहा कि जो डरपोक लोग हैं, ईडी, सीबीआई या किसी एजेंसी या किसी पार्टी से जो डरते हैं, वो कैसे लोकतंत्र बचाएंगे। पहली बार उन्होंने अपने ही गठबंधन के लोगों को एक बार आंखें खोली हैं और उनको उनका चेहरा दिखाया है। वे लोग तो कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर डरने लगे, मान लीजिए कोई वार हो रही है दो देशों के बीच में, या इस तरह के कोई भी कहीं भी दुनिया में, तो अगर उनके सोल्जर्स डरने ही लगेंगे तो लड़ाई क्या लड़ेंगे? तो ये डरने वाले लोगों की संख्या अगर राजनीति में है, तो इसका मतलब है कि वो राजनीति के लिए नहीं आए थे, वो सत्ता सुख भोगने के लिए आए हुए थे जी। जब उन्होंने देखा कि इसकी जगह पर हमें कहीं और जाना पड़ सकता है, तो वो अपना भाग खड़े हुए। तो इस तरह के लोग तो कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो तो खड़गे जी ठीक ही कह रहे हैं। जब आप राजनीति में हैं और लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान की गरिमा बचाना चाहते हैं, लोगों के मानवाधिकारों को बचाना चाहते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी ताकतें न देश के अंदर
उभर करके सामने आए जो सारी व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दें, तो आपको तो हिम्मत के साथ लड़ना पड़ेगा, आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा या और कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी। आखिर ये सब कठिनाइयां लोगों ने न सही होती तो क्या ये देश आजाद हुआ होता? ठीक बात है। ये आज जो लोग इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इनकी तो आजादी की लड़ाई में कोई रोल था ही नहीं। ये तो अंग्रेजों की एक तरह से गुलामी कर रहे थे। 42 के आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब थे, जो जनसंघ के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ चिट्ठी लिखा था गवर्नर बंगाल को कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये नीति पर चलने वाले लोग आज उस देश में अगर लोकतंत्र को नष्ट कर दें, उसको समाप्त कर दें, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसीलिए तो बाकी लोगों को हिम्मत के साथ खड़ा होने की जरूरत है, जो एक दुर्भाग्य की स्थिति है, क्यों नहीं है। ये एक ऐसी फौज इस समय देश की व्यवस्था पर काबिज हो गई है, धर्म का नाम लेकर के और जातियों का समीकरण बैठा करके, जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। और हर आदमी को इस बात का एक सबके मन में एक बात पैदा हो गई है कि अगर 2024 के चुनाव के बाद इनकी सरकार फिर से बनी तो देश की व्यवस्था में, इसके संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और ये लोग डबल टंग वाली जो बात होती है, डबल स्पीक की बात, वो ये करते हैं। एक तरफ ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तारीफ करेंगे, उनको माला पहनाएंगे और चीजें करेंगे, दूसरी तरफ उनके बनाए हुए संविधान को समाप्त करेंगे। एक तरफ ये महात्मा गांधी को के स्टैचू को गार्लैंड करेंगे, अनवील करेंगे, सब कुछ करेंगे, और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे का भी मंदिर बनाएंगे। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हेडगेवार साहब से मिलने गए थे, हेडगेवार साहब ने मना कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे, तो उनकी नीति पर भी चलेंगे। दोनों तरफ से करते हैं ये। इनको समझ पाना कि ये क्या एक्चुअली चाहते हैं, लोगों को भ्रम में रखने की इनकी पूरी नीति है। इस तरह का काम हर बात में। चुनाव के पहले इन्होंने क्या नहीं कहा? पारदर्शिता रहेगी, पारदर्शिता होनी चाहिए। आज पारदर्शिता है? वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है फैसले के लिए, अभी देखिए कब तक फैसला आता है, उसमें पारदर्शिता करना चाहते हैं। कहते हैं कि सिटीजन्स को अधिकार ही नहीं है कि उसको जाने कि कौन किसको कितना पैसा दिया। ये जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, उसके लिए जब आरटीआई मैं लौटूंगा हरकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। ऐसी जी जांच वाली बात हुई, रविंद्रन कमेटी ने लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को कि सरकार हमें कोऑपरेट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो कोई पारदर्शिता कहीं नहीं है। लेकिन उस समय ठीक है, हरकेश जी मैं आऊंगा लौट के। झामुमो के नेता को जरा चर्चा में शामिल करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव मोहन कर्मकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, आपके पास आ रहा हूं। ईडी के ताबड़तोड़ छापे और आपके नेता भूमिगत हैं, नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। वो ईडी ढूंढती फिर रही है। भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई अभियान है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। वो चुने हुए संविधान के शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो लालू प्रसाद यादव सवालों का सामना कर रहे हैं ना। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी भी ईडी का सामना कर रहे हैं। कई बार ईडी से उसके सवालों का जवाब दिए भी है, और अभी भी उनकी कार्यक्रम की व्यस्तता है, जिसके कारण वो निश्चित तौर पर समय अभी नहीं दे पाए हैं। लेकिन ईडी का समय पार भी नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अभी उनको ईडी को भी धैर्य के साथ उसको काम करना चाहिए। नहीं, अब तो छापेमारी हो रही है ना कर्मकार जी, अब तो छापेमारी हो रही। दिल्ली में भी छापा, यहाँ भी छापा, अब तो उनको मुलजिम की तरह तराशा जा रहा है। जी, वही आपको कहने जा रहे हैं कि ईडी के द्वारा छापेमारी करना या ईडी के द्वारा जैसा कोई इतना बड़ा चीज राज्य के भीतर में घट गया, उसको लेकर के जिस तरह से वो दर्शाने चाह रहा है, ये कार्रवाई आप जान रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा किसी न किसी राजनीतिक प्रेरित होकर के ये सारी घटना को अंजाम लोग दे रहे हैं। जब से हेमंत सोरेन सरकार में बैठा है, तब से इस सरकार को अस्थिर करने के लिए समय समय पर किसी न किसी रूप में सरकार को गिराने के लिए या सरकार को प्रताड़ित करने के लिए, आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए ये लोग बीच बीच पर ईडी केंद्र के इशारे पर इस तरह का नोटिस जारी करते रहे। ईडी के सवालों पर कई बार बैठ करके जवाब भी दिए हैं, ऐसे नहीं कि उसको नहीं दिए हैं। और आज भी ईडी जो भी सवाल पूछेंगे निश्चित तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। हमारे राज्य सरकार की तरफ से भी उनको लिखित समय का उसको ये दिया जाएगा
और उसके अनुसार सारी जवाब जो भी लेना चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन बार बार एक ही तरह का उनको नोटिस करना और एक ही तरह का परेशानी करना, हमको लगता है कि जहां जहां पर विपक्ष आज सत्ता में है वहां की सरकार को इस तरह का उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसको गिराने के लिए या उसको अपने दल में अपने साथ में शामिल करने के लिए ये सारा हथकंडा चलाया जा कोई रहा है। ऑफर आया है क्या आपकी पार्टी के पास, जैसा आप कह रहे हैं कि दल में शामिल करने के लिए, गठबंधन में शामिल करने के लिए, क्या आपको भी कोई ऑफर आया है क्या? देखिए, उनकी कार्यशैली से लग रहा है, केंद्र सरकार की कार्यशैली से और ईडी के द्वारा जिस तरह का एक्टिविटी, जिस तरह का उन लोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना, कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसी केंद्र सरकार के द्वारा प्रभावित होकर के उनकी जो एजेंडा है उस एजेंडा को पूरा करने के लिए इस तरह जहां चुनी हुई सरकार जो अपोजिशन की है, मान लीजिए जैसे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहां जहां पर है, वहां की सरकार को परेशान करने के लिए, वहां की सरकार को प्रताड़ित करने के लिए ये सारा हथकंडा ये लोग अपना रहे हैं। और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, आप देख चुके हैं कि वहां किस तरह का करप्शन का मामला है, किस तरह भ्रष्टाचार का मामला है, कई ऐसे मुद्दा है जहां पर ईडी का कोई भी जांच एजेंसी वहां पर नहीं पहुंचती है। तो ये तो पक्षपात है। मोहन जी, आपकी पार्टी और विपक्ष के कई नेता इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड की सरकार गिरने वाली है या गिराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कई लोगों को फोन भी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के कई लोग संपर्क में हैं, बीजेपी के नेता बहुत सारे दावा कर रहे हैं झारखंड के। देखिए, ये बात आपका सही है कि सरकार को गिराने का, हम तो आपको पहले ही बोले कि जिस दिन से सरकार सत्ता में बैठी है उस दिन से इस सरकार को अस्थिर करने के लिए, इस सरकार को गिराने के लिए हर तरह का हथकंडा केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों के द्वारा यहाँ पर कर रही है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में और यहाँ जो हमारी गठबंधन है ये काफी हम लोग मजबूत है और अभी तक एक मत हो करके हर स्थिति का सामना करते हुए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आगे बढ़ जा रहे हैं। इसी से आज एक प्रकार से विचलित होकर के आज जिस तरह से केंद्र के इशारे पर ईडी आज दिल्ली में भी जिस तरह से वहां छापामारी कर रहे हैं या जिस तरह से एक मीडिया के द्वारा जिस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ईडी का सामना नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भागा जा रहा है, ये इस तरह की जो प्रचार जो कर रहे हैं हमारे राज्य सरकार के विरोध में, मुख्यमंत्री के विरोध में, ये कहीं से भी इस तरह की बात नहीं है। लेकिन ईडी प्रताड़ित कर रहा है, ईडी छापा मार रहा है, लेकिन हमारी जो मुख्यमंत्री है ईडी से कहीं भी भागने वाला मोहन भाई, नहीं है। अगर भ्रष्टाचार नहीं कहीं है, कोई उसकी खुशबू नहीं है, कहीं उसकी सुगंध नहीं आ रही, ईडी को तो क्यों परेशान करे? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना? नहीं, वही तो आप मान लीजिए, जब एक बार हमको ईडी ने बुलाया, जिन जिन सवालों को उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया, दूसरे बार ईडी ने बुलाया, दूसरे बार भी जिन सवालों को उन्होंने पूछा उन सवालों का जवाब दिया। तो ये बार बार नया तरीका का आपका क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि ये ईडी का क्वेश्चन नहीं है, ये केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ये सवाल है, उनकी क्वेश्चन है और उनकी प्रवक्ता बन के या उनकी पार्टी नेता के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसलिए आज पूरे इसमें कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि हमारी सरकार के साथ, इस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एक प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ बदनाम हो, ये सरकार बदनाम हो, ये सरकार को हर हालत में हमको 2024 का लोकसभा चुनाव के पहले इस सरकार को हमको नतमस्तक कर देना है या अपने में हमको इसको मिला लेना है। ठीक है मोहन कर्मकार, आप बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कह रहे हैं कि 2024 से पहले जेएमएम को भी नतमस्तक कर देना है। आज विपक्ष के कई नेता लालू यादव से पूछताछ और जब जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ये बताया गया कि वो फरार हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, इधर उधर तलाश कर रही ईडी छापे मार रही है, तो ये विपक्ष के खेमे से आवाज आई कि अब नीतीश कुमार के बाद क्या झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नंबर है। ब्रेक से लौट आए हैं, इस बीच हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा साहब हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। चंदन मिश्रा साहब का एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का और वो बिहार झारखंड के साथ साथ देश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक किशुन दास भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। किशुन दास का रुख करेंगे। किशुन दास जी, आपके पास आ रहा हूं।
ये टाइमिंग बड़ी अच्छी आप लोग चुनते हैं कि जैसे ही कोई चुनाव आता है तो लालू परिवार से पूछताछ करने लगते हैं। 17 में भी जैसे ही 17 का चुनाव आया पूछताछ, 22 में भी पूछताछ, 24 में जैसे ही नीतीश कुमार आपके पाले में गए पूछताछ। और झारखंड के नेता और महासचिव जेएमएम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहन कर्मकार, वो कह रहे हैं कि आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद अब हेमंत सोरेन भी नतमस्तक हो जाएं। तो मतलब अब ऐसे राजनीति कीजिएगा। किशुनदास, सबों को नमस्कार, प्रणाम, बोलिए। बहुत ही आग्रह के साथ सभी हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं इस पैनल में, बहुत ही आग्रह के साथ हम बोलना चाहते हैं। बोलिए बोलिए ना। अभी जो स्थिति परिस्थिति है इसके हिसाब से विचार नहीं करना चाहिए। चोर के दाढ़ी में तिनका, अगर हम चोर नहीं हैं तो हमको कोई भी बुला ले, हमको जाने में क्या दिक्कत है। अगर हम पवित्र हैं तो कोई भी बुलाएगा तो हमको जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन जीता हो, अगर चरित्र पाक साफ है तो ये एजेंसियों के सामने जाने में क्या दिक्कत है। अभी जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है या इसलिए ऐसा हो रहा है कि इन्होंने बार बार समय लेने का काम किया। आखिर समय ले क्यों रहे हैं? आप अगर सही हैं, क्योंकि न ईडी न सीबीआई या जो भी विजिलेंस जितने भी हैं क्या आज ही बने हैं, या तो पहले से ही काम कर रही हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो उनके समक्ष उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने में क्या दिक्कत है। इसको चुनाव के हिसाब से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक बात है। मोहन कर्मकार जी, विधायक जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग अगर पाक साफ हैं, और एक कहावत उन्होंने कही, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वो संसदीय नहीं है, तो आप दिक्कत क्या है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप चोर नहीं हैं, चोर के साथी नहीं हैं, आपने घपला घोटाला नहीं किया तो जाने में क्या दिक्कत, बार बार टाइम क्यों ले रहे हैं भाई मोहन कर्मकार। देखिए, इस पर मेरा कहना है कि ईडी के द्वारा सम्मान जो भी दिया गया है, ईडी के सामने उपस्थित हुए हैं। समय की बात दोनों तरफ से ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समय दिया और ईडी ने भी समय दिया। इस तरह दो बार ईडी के सामने उपस्थित हो चुके हैं और ईडी ने जो भी सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब भी दिए। लेकिन बार बार ईडी के तरफ से एक ही सवाल को पूछना, एक ही चीज की जानकारी लेना, या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार के इशारे पर वो अपना क्वेश्चन सेट करके और जो यहाँ की चुनी हुई सरकार को या राज्य के मुख्यमंत्री को किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करके इसको परेशान करना, ये हमको ऐसा लगता है कि इस ईडी के द्वारा जो भी खेल हो रहा है इसमें यह दिखाई दे रहा है। और आगे जो 31 तारीख तक का समय है ईडी का, ऐसे बात नहीं है कि 31 तारीख पार हो गया है। हो सकता है कि इस बीच में ईडी को समय दिया जाए और ईडी के समक्ष जो भी सवाल है उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईडी को इतनी जल्दबाजी क्या है? ईडी दिल्ली में किस तरह की रेड कर रही है या किस तरह से उसको बदनाम करने के लिए मीडिया के जरिए हो, चाहे जिस एजेंसी के द्वारा हो, आज यहाँ माननीय हेमंत सोरेन को परेशान करने के लिए या सरकार को अस्थिर करने के लिए जिस तरह का ईडी खेल रहा, ये आप सारे लोग जानते हैं। जहां जहां पहले फिर वही बात को दोहरा रहे हैं कि जहां जहां नन बीजेपी की सरकार है वहां की सरकार को परेशान किया जा रहा है, और जहां पर बीजेपी की सरकार है ऐसा लगता है कि वो लोग पाक साफ है। और आप देखें वहां ईडी नहीं पहुंच पाती है, वहां जाती भी नहीं है जहां बीजेपी की गवर्नमेंट। ठीक है, मैं किशुनदास से जवाब ले लेता हूं। किशुनदास जी, मोहन कर्मकार जी कह रहे हैं कि भाई जहां विपक्ष की सरकार है वहीं ईडी को बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार दिख रहा है। आपके साथ बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं,
और जो पहले आप ही के पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा चुके हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई वो उनकी तरफ आपकी जो एजेंसियां हैं वो रुख नहीं करती, तो ये तो पक्षपात है, परेशान कर रहे हैं आप विपक्षी नेताओं को। यह आरोप सरासर गलत है। कानून अपना काम करेगा, देश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। पक्ष और विपक्ष का कोई सवाल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई गलत किया है, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जेएमएम के हो, उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। नहीं तो विधायक जी, दिक्कत ये है ना कि पीएमएलए एक्ट जो है, इसमें साफ साफ, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विधायक हैं, इसमें साफ साफ है कि जो एक्यूज्ड है वही साबित करे कि मैं पाक साफ निर्दोष हूं, एजेंसी का कुछ मसला नहीं है। तो इसमें तो आप किसी को डाल दीजिए। जो कन्विक्शन रेट है वो 0.24 समथिंग है अब तक। ये सवाल बार बार विपक्ष के लोग उठा रहे हैं कि आप सीधे सीधे पूरे विपक्ष को जेल में डाल के चुनाव कराना चाहते हैं। सर, ये सरासर गलत है, इसको हम नहीं मानते हैं। जिनके ऊपर आरोप लगा है वो अपनी सफाई पेश क्यों नहीं करना चाहते हैं? वो टाइम लगातार टाइम टू टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ठीक है, वो अपनी सफाई पहले बता देना चाहिए ताकि कार्रवाई बंद हो जाती। ठीक है। चंदन मिश्रा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है विपक्ष की भाई टाइमिंग इनकी यही है, हर चुनाव से पहले शुरू हो जाते हैं और फिर ये लगातार टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। क्या विपक्ष को ऐसा लगने लगा है, जैसे खड़गे साहब का भी हमने बयान सुना है, वो कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने अपने लोगों पर खींच निकाली कि भाई जो डरपोक लोगों से ना संविधान बचता है ना लोकतंत्र बचता है, उन्होंने सबको समेट लिया। और वो कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं यही बात, हेमंत सोरेन कह रहे हैं, लालू प्रसाद पूछताछ में शामिल हैं ही, पूछताछ उनसे हो रही है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को क्या 2024 के चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए, देखना उचित है, ठीक है, या केवल विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है? चंदन मिश्रा। मुझे लगता है दुर्गेंद्र जी की ये विपक्ष का नैरेटिव ही है, क्योंकि ये मामला जैसे हेमंत सोरेन जी से पूछताछ ये ईडी करना चाह रही है। 8-9 समन भेज दिया है ईडी ने, 2 बार इनकी अभी मुलाकात हुई है ईडी के अधिकारियों के साथ में। लालू जी का मामला भी चल रहा है पिछले 1.5 सालों से। तो जब मामला पुराने हों उसको चुनाव के संदर्भ में जोड़कर देखना अनुचित होगा। अगर ये कानूनी प्रक्रिया के तहत भी है, ये सारे मामले ईडी की पूछताछ को लेकर, तो हमारे यहाँ के जो झारखंड के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप जाओ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी को अधिकार है पूछताछ का। जब आपके खिलाफ कुछ आरोप लगे हैं तो आपको वहां पे जाके अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और इसमें कहाँ दो राय है। किशुनदास जी भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने सही कहा कि भाई अगर हम पाक साफ हैं तो हमें अपनी बातें, ईडी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप मेरे कार्यालय में नहीं आएंगे तो हम आपके पास जाते हैं। तो सम्मान किया, उनके दरवाजे पे गए, उनके घर पे गए, उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत की। तो यहाँ परेशान करने वाली तब बात होती जब ईडी उनको बेवजह, भाई सम्मान तो किसी को भी किया सकता है जिस पर आरोप हो। ईडी उनके खिलाफ में अगर उनको लगता है कि हम बिल्कुल, मेरे खिलाफ जितने आरोप हैं बेबुनियाद हैं, तो ईडी के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए। बात लालू प्रसाद जी की है तो लालू प्रसाद जी का मामला तो अब स्पष्ट है कि कोर्ट के आदेश से ही सब चल रहा है। और लालू प्रसाद जी को कोई भारतीय जनता पार्टी पर अगर आरोप लगे, ये बताना चाहें विपक्ष के लोग कि उनको ले डाउन करना है, तो लालू जी को तो लाना नहीं था। नीतीश जी साथ आए तो नीतीश जी पर कोई आरोप नहीं था कि ईडी ने उन पर तो कोई दबाव डाला नहीं कि आप नहीं आओगे तो ईडी आपके पीछे लगा देंगे। तो इसलिए ये जो नैरेटिव है, मुझे लगता है कि चुनाव से जोड़कर देखना या राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको परिभाषित करना, ये थोड़ा अटपटा सा है। इससे बचना चाहिए राजनीतिज्ञों को। और स्पष्ट बात है कि अगर आप कानून का भी सहारा ले सकते हैं, ईडी आपको परेशान अगर कर रही है तो आप कोर्ट जाएं, कोर्ट को आप दरख्वास्त देंगे भाई ईडी हमें परेशान कर रही है, कोर्ट तो है ना, कोर्ट आपको जरूर न्याय देगा, संरक्षण देगा। ठीक बात है। हरकेश बहादुर जी, चंदन मिश्रा साहब ने बहुत जोड़तूक बातें कही। वो कह रहे हैं कि भाई इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, नैरेटिव सेट मत करे विपक्ष। ये पुराने मामले हैं, लालू का मामला 1.5 साल से चल रहा है। हालांकि ये मामला उस दौर का है 2004 से 2009 तक, जब वो यूपीए के गवर्नमेंट में वो रेल मंत्री थे। और हेमंत सोरेन को भी कई बार वो बुला चुके हैं
तो ये विक्टिम कार्ड विपक्ष खेल रहा है, उसको जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। क्या ये एक पक्ष है, क्या एक ये पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का? कोई दूसरा भी पहलू है क्या हरकेश जी? मिश्रा जी ने भी एक नैरेटिव सेट कर दिया कि इस पर कोई नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए। फैक्ट ये है कि जो केसेज इतने सालों से चल रहे हैं एकदम बंद रहते हैं, जब ही इलेक्शन आता है तुरंत उभार दिए जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए ठीक है, ये तो हम लोग सभी कह रहे हैं कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया हो या जिसके खिलाफ आरोप हो उसकी जांच होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जिसकी जांच मांग रहा था विपक्ष की, इसकी जांच होनी चाहिए। यानी बीजेपी वहां पर मांग कर रही थी एक समय में जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, इनके खिलाफ बाकायदे बुकलेट निकाल करके उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जो आज असम के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद ये जो शुभेंदु अधिकारी हैं बंगाल वाले, इनके खिलाफ भी बीजेपी यही काम कर रही थी, वो भी अब बीजेपी में आ गए, मामला सब खत्म हो गया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने खुद मध्य प्रदेश में चुनाव के टाइम में जाकर के बोला कि एनसीपी से ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं, और 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला और क्या क्या सब बोला कि इनके खिलाफ हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। 4 ही 5 दिन के अंदर अजीत पवार इनकी पार्टी में आ गए और सारा मामला बंद हो गया, सब जांच भी हो गई, सब खत्म हो गया, न कोई भ्रष्टाचार न कहीं कुछ। अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें। कर्नाटका में एक आदमी को वहाँ, एक एमएलए का लड़का जो है, कई करोड़ रुपया उसके वहां पकड़ा गया था। कोई सवाल मैं करना चाहूंगा रिकेश बहादुर जी से, लालू जी पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या लालू जी को भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल कराना चाहेगी क्या? आप ड्रैग मत करिए, आप तो काफी ड्रैग कर दिए। आप तो सीधा लग रहा है कि आप खाली बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम नहीं, वो पत्रकार हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे भाई, बीजेपी को क्यों सपोर्ट करें? हरकेश जी आप कंप्लीट करिए, फिर मैं चंदन जी को मैं कहूंगा कि वो बोलें। हमारी बात, अगर आप भी पत्रकार हैं तो आप भी निष्पक्ष बात करिए, क्योंकि आज ये जो मीडिया है निष्पक्षता नहीं कर रही है, कोई भी खबर नहीं दिखाई जा रही है। बोलिए, विषय पर आइए, विषय पर प्लीज, विषय पर। मोदी इस देश को गर्त में ले जा रहे हैं, मेरा ये चार्ज है उनके ऊपर। और ये लोग, जो लोग भी ये कर रहे हैं, उनका समर्थन, ये एक दिन रोएंगे सिर पीट करके। डेमोक्रेसी पूरी तरह खतरे में है, और हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 2024 में इनकी सरकार दोबारा बनने के बाद इस देश की संवैधानिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। क्योंकि जितनी पार्शियलिटी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। लालू के खिलाफ जांच हो रही है तो आप जांच कीजिए, कौन रोक रहा? मैं तो नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन इनके खिलाफ भी तो जांच करिए। जो आपकी गोदी में आकर के बैठ गए और उनको आप तो सब रोक दिया आपने, कोई कार्यवाही उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं। ये कोई निष्पक्षता है? ये कोई न्याय है किसी देश का? चाहे वो राजा हो, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ व्यक्ति हो, अगर इस तरह का भेदभाव करेगा तो क्या उसे कहा जाएगा कि न्याय कर रहा है लोगों के साथ? हरकेश जी कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए जल्दी से जी। तो मैं यही कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने विकास की बात की, विकास क्या हो रहा है? 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इन्होंने ले लिया है। अपनी चिट्ठी लिखी इनको कि अगर इस तरह से आप कर्ज लेते रहेंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो भारत की जीडीपी जो है उसी के कर्ज के बराबर हो जाएगी और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ये कर्ज लेते चले जा रहे हैं। 55 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्ज पहली सरकारों ने लिया था 60-70 सालों में। ये इतने ही दिन में 100 करीब 51 करोड़ या कितना लाख करोड़ रुपया ले चुके हैं। ठीक है हरकेश जी, बताएंगे हरकेश जी। मैं आता हूं हरकेश जी आपके पास। हरकेश जी मैं लौटूंगा। राघवेंद्र राजू जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 40-45 मिनट हो गया, उनके पास मैं नहीं जा पाया। राघवेंद्र राजू आपके पास आ रहा हूं, रुक कर रहा हूं माफी के साथ में, चूंकि काफी देर बाद मैं आपके पास आ पा रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देर सवेर अभी अखिलेश यादव को बयान आने वाला है कि ईडी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, सीबीआई प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे लगता है कल परसों तक कुछ आने वाला है। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये विपक्ष का नैरेटिव है क्या? क्योंकि अभी हरकेश जी ने कहा कि ना, ऐसा कहने वाले ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो चाहे पत्रकार हो चाहे नेता हो। उन्होंने हम सबको लपेट लिया। जी मैं जो है यहाँ प्रेस क्लब लखनऊ में था, सब जगह राजनीतिक चर्चाएं थी। रामदास अठावले साहब एक केंद्रीय मंत्री भी वहां आए हुए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि 8 विपक्षी पार्टियों के नेता ईडी की रडार पर हैं। और अगर आप दौर देखेंगे कि 2004 से 2014 का जब कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने देखा वो तमाम
ऐसे 72 नेता थे जो सीबीआई के रडार पर थे और उसमें 43 विपक्ष के नेता थे। आज 8 वर्षों में आपने देखा कि एनडीए की दौर में भी 124 मामले ऐसे आए और आज जो 2023 तक का रिकॉर्ड आया था उसमें 5,906 मामले ईडी ने दर्ज किए और उसमें 1,142 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई। कहने का तात्पर्य है कि 10 गुना रेट बढ़ा है और 96% तक मैं समझता हूं जो आप बता रहे थे रेटिंग, तो दर प्रतिदर बढ़ रही है। लेकिन एक तरफ ये कन्विक्शन रेट तो राजू जी उसको बता दीजिए, कन्विक्शन रेट कितना वो भी तो बताइए। मुकदमे दर्ज करके चार्जशीट की, लेकिन कन्विक्शन रेट क्या है? कन्विक्शन रेट पॉइंट समथिंग में है, वो भी आप देख लीजिएगा। 96% तक पहुंच रहा है। बिल्कुल कन्विक्शन रेट नहीं है ये चार्जशीटेड होंगे, कनेक्शन रेट नहीं होगा ये। 2% भी नहीं है। जी बोलिए। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो चाहे हेमंत सोरेन जी हो, हेमंत सोरेन जी को भी बुलाया गया 31 जनवरी और फिर 9वीं बार सम्मान दिया गया। आज जो स्थितियां बन रही है अवसरवादिता की राजनीति की, पूरा देश देख रहा है और ये भी बात सच है कि कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का दौर है। आप भी देख रहे हैं तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री तमाम कहीं ना कहीं किसी न किसी दलों से बहुत सारे लोग आए। तो ये जो अवसरवादिता की राजनीति का जो दौर चल गया है, निश्चित तौर पर जहां सिद्धांत की बात हरकेश बहादुर जी कर रहे थे, अब राजनीति में कोई सिद्धांत की बात नहीं है। और जहां तक वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी एक बात उठा रहे थे मिश्र जी से, वो कह रहे थे भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आप जो देख रहे हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, वो कोई आज से नहीं है। वो जो दौर है हर आदमी मान के चल रहा है कि केंद्र में 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन यह भी आपको समझना होगा कि 5 राज्यों के चुनाव में यह भी भाजपा तो पूरा अपना एनालिसिस करके चल रही है। 10.5 लाख वोट ज्यादा पाने के बाद भी आखिरकार केवल 1 राज्यों में आप सरकार बना पाए। तो ये तमाम जो स्थितियां दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरा एनालिसिस कर चुकी है और उन्होंने, आपने देखो हर राष्ट्र के उन्होंने सभी जगह अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए। उत्तर प्रदेश का बैजयंत पांडा जी उड़ीसा के हैं, इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान जब यहाँ के प्रभारी थे वो भी उड़ीसा से ही थे। तो उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में, झारखंड में लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब जो राज्यसभा सांसद है उनको प्रभारी बनाया गया। तो ये जो बात अभी दुर्गेंद्र जी उठा रहे थे, ये आम जनमानस पूरे समाज में है कि हेमंत सोरेन बहुत जल्द, मैं समझता हूं कि वो भी नीतीश कुमार की तरह सत्ता का जो सुख है उस सुख को कोई नहीं छोड़ना चाहिए। राजनीति में जो आज राजनीति और सेवा नीति की बात अगर आप करेंगे, सिद्धांत की बात करेंगे, तो वो सिद्धांत तो आपको नहीं दिखता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो एजेंडे हैं उन एजेंडों पर केवल नीतीश कुमार जी ने जो मुद्दा उठाया था कि हम जातिगत जनगणना चाहते हैं, अब वो मुद्दा कहां चला गया। अब यहां पर आने के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भाई ये जातिवाद की राजनीति सब खत्म कर दो, तो उन्होंने तो सीधा कहा था भाई युवा, बेरोजगार, किसान, महिलाएं, उनको जोड़ लिया। तो आज जो स्थितियां हैं, कोई अर्थव्यवस्था की बात या आप कोई सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है, आप राजनीति में वो बात करेंगे, तो ये तमाम चीजें नहीं है। लेकिन जिन लोगों पर जांच हो रही थी, आज भले केजरीवाल साहब को संबंध आए हैं, उन्हें जाना क्यों नहीं चाहिए था? जाना चाहिए था। जब आप निष्पक्ष है, स्वच्छ है, तो आपको जाना चाहिए था। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं, हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि भाई जब संबंध आ रहे हैं तो जाने में क्या हो रही है जब आप पक्ष साफ है। तो राजनीति में बहुत सारी चीजें, और उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं, अखिलेश जी ने भी इसमें स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कह दिया भाई इतनी सीटें, आज 64 सीटें अगर बीजेपी के पास में है गठबंधन को लगा करके, तो कम से कम जो है 6 सीटों पर, 11 सीटों पर, ठीक है राघवेंद्र जी, जो है कंप्लीट करिए जी। यही है कि छोटे छोटे दलों का जो मेल है वो केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है, और देश के किसी भी राज्य में छोटे दलों का बहुत ज्यादा असर या प्रभाव, जातिगत राजनीति का बहुत ज्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आता। ठीक है, इसलिए उनके लिए जो आज स्थिति दिख रही है नीतीश कुमार को लाने के बाद, वो मानते हैं कि बिहार हमने अजय कर लिया है। तो ये राजनीति में अपने अपने अवसरवादिता की राजनीति है। ठीक है, अपना अपना असेसमेंट है, अपना अपना नैरेटिव है, सारी चीजें हैं। मैं एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब मोहन कर्मकार से चाहता हूं। अभी राघवेंद्र राजू ने कहा कि भाई सब अपनी कुर्सी, सीट, सत्ता बचाने के लिए घुटने टेक रहे हैं,
हेमंत सोरेन भी क्या घुटने टेकने वाले हैं क्या? सत्ता देखिए अभी तक करेंगे तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। अगर वो किसी भी तरह का पक्षपात करेंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी। इसको रोका नहीं जा सकता। ये ठीक है, नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से करके देखें इसको, कब तक वो करते हैं। मोहन कर्मकार जी, क्या हेमंत सोरेन घुटने टेकने वाले हैं क्या? देखिए, हेमंत सोरेन घुटने टेकने वाले नहीं है, क्योंकि वो आंदोलनकारी का पुत्र है, माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन का पुत्र है। और हम लोग जब आंदोलन करके कुर्बानी दे करके झारखंड अलग राज्य की प्राप्ति किए हैं, तो निश्चित तौर पर इस राज्य को विकसित करने के लिए भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा है, जो यहाँ की जल जंगल जमीन और सभी लोगों के साथ न्याय दिलाना, उसका अधिकार दिलाना, जिस उद्देश्य को लेकर के हेमंत सोरेन ने दिया उठाया है और उस उद्देश्य के साथ काम को करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसको देख करके कहीं भी नहीं लगता है कि हम लोग बीजेपी को किसी भी तरह के कोई दबाव में या किसी तरह का कोई ईडी के द्वारा परेशान करने को लेकर के हेमंत सोरेन कमजोर होगी। निश्चित तौर पर इस तरह की बाधाएं आती है, इस तरह की परेशानी या अड़चन समय समय पर हम लोग के सामने आ रहा है, लेकिन उन सारी बाधाओं को या जितने भी बड़ी समस्या उस तरह का उत्पन्न हो, उसका सामना करते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन आगे बढ़ रही है और आने वाला समय में निश्चित तौर पर इन सभी चीजों पर विराम लगने वाली है। ऐसा स्थिति हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है हरकेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी, इन दोनों की राजनीति को कहां देखते हैं? क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद, या कुछ वजूद बचा है, थोड़ी बहुत फाइट कर पाएंगे लोग? छोटा सा जवाब चाहता हूं मैं इसके बारे में कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि भाई आने वाले दिनों में जब तक उन लोगों की बैठक हो करके कोई बात सामने नहीं आती तब तक मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। बीजेपी तो अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दे रहा हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग अगर निष्पक्ष नहीं है, पक्षपाती तरीके से अपने विरोधियों का दमन करेंगे, तो भारत में ही नहीं संसार के सारी दुनिया का इतिहास बताता है कि उसके खिलाफ आवाज उठती है और वो आवाज उठेगी। ये बीजेपी की सरकार को और बीजेपी के नेताओं को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। भाई विधायक जी वो कह रहे हैं कि आवाज उठेगी, अगर आप लोग दमन करोगे तो आवाज उठेगी, बिल्कुल आवाज उठेगी। आप चाहे जितने नेताओं को तोड़ लो, लेकिन आवाज उठेगी और आपको प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। किशुनदास जी, एक छोटी सी टिप्पणी। फिर से हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्र भारत होने के बाद हम लोग थोड़ा नजरिया बदलना चाहिए। अगर कांग्रेस के टाइम में एजेंसियों को खुला छूट नहीं दिया गया तो क्या उसी तरह से देश चलता रहे? जो गलत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर प्रधानमंत्री भी गलती करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, अगर कोई एमएलए की गलती करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक बात, यही जनता की मांग है। लोगों पर कार्रवाई हुई है, बताइए सत्ता पक्ष के कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? कौन सी मंत्री, कौन सी आपकी नेता, कौन सा एमपी एमएलए, इसमें कई आपके दल के लोगों ये के मोहन कर्मकार जेएमएम के नेता सवाल पूछ रहे हैं आपसे, बताइए, जवाब दीजिए। बड़े भाई, हम लोग चूंकि यहाँ बैठे हैं पैनल में तो एक दूसरे का हम सम्मान भी करते हैं। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि बीते 75 वर्षों में देश को कहाँ खड़ा रहना चाहिए, आज देश कहाँ खड़ा है। अगर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो एजेंसी को सबको सहयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया किशुनदास जी। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए चंदन मिश्रा साहब के पास जाता हूं। चंदन मिश्रा साहब, इस कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी कि वास्तव में ये दोनों इंडिया और एनडीए, इनकी राजनीति को किस तरह आप देख रहे हैं? समाप्त करिए बहुत संक्षिप्त में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो परिवर्तन अभी हाल में हुए हैं, नीतीश कुमार जी का एनडीए के साथ जाना और ममता दीदी का अभी कांग्रेस के साथ टाई अप नहीं होना, ये झटका तो है ही। कांग्रेस अभी आप पार्टी भी इनके साथ अभी पंजाब में आमने सामने लड़ेगी। तो जो शुरुआत हुई थी इंडिया गठबंधन की, आज नहीं लग रहा है कि उतना प्रभावकारी ढंग से ये पूरे देश में एनडीए को चुनौती दे पाएगी। अच्छा, क्या ईडी से डर रहे हैं क्या? ये एक लगातार इनमें हड़कंप मचा हुआ है क्या? ईडी एक अलग विषय है दुर्गेंद्र जी, मैं ईडी को इस विषय से जोड़ ही नहीं रहा हूँ। ठीक बात। हरकेश बहादुर जो पुराने कांग्रेसी हैं, झारखंड के प्रभारी भी रह चुके हैं,
और मैं आपको बता दूं कि यहाँ ईडी का कोई संदर्भ ही नहीं है पूरे चुनाव में। ये जीतेंगे हारेंगे अपनी काज और अपने धर्म के आधार पे ही जीतेंगे हारेंगे। जिन्होंने जो काम किया है, जो सांसद और केंद्र की सरकार और राज्यों की जो सरकारें अभी हैं गैर भाजपाई, वो अपने धर्म और अपने कर्म के आधार पे जीत हार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, चंदन मिश्रा साहब, हरकेश बहादुर जी, मोहन कर्मकार, राघवेंद्र सिंह राजू, किशुन दास जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बात ठीक है, एक के बाद एक नेता अगर जिस गठबंधन का साथ छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला मुश्किल होगा करना। नरेंद्र मोदी जैसे एक बड़े नेता का मुकाबला करना, और जो भी संगठन भी जिस पार्टी का इतना मजबूत हो, नेता भी बहुत मजबूत हो, तो जाहिर सी बात है कि एक हवा पानी जरूर बनाया था इंडिया वाले गठबंधन ने, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत में है। और ये नैरेटिव भी अपसेट कर रहा है इस दिक्कत को लेकर कि ईडी और सीबीआई उन्हें तंग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।